अर्पिता श्रीवास्तव, शौर्य सिन्हा। प्रथमेश कहाँ चला गया? प्रथमेश। आयुष कुमार टेन जी, करना सर, 1 मिनट। आयुष कैमरा ऑन करो। अर्पिता श्रीवास्तव टेने। तो टेने वाले को सबको 5-5 बार बोलना पड़ेगा हमको। 9 ए का भुला गया सब पिटाई। आयुष टेन जी, आयुष कुमार टेन जी कैमरा ऑन करिए। न कैमरा ऑन रहता है न माइक ऑन रहता है, पढ़ाई काहे के लिए करते हो लोग? आयुष टेन जी फिर एक बार बोलेंगे उसके बाद रिमूव कर देंगे, नहीं सुनाई दे रहा है तो। आयुष कुमार टेन जी, नो रिस्पॉन्स, आउट। अंशु कुमारी, अभी तो ऑन हुआ था इसका, फिर बंद हो गया। हाँ जी, बाकी लोग कभी आ रहा है जा रहा है। सलोनी, अंशु कुमारी, शौर्य जवाब नहीं दे रहा है। सर यहीं बैठा हूँ सर। तुम्हारा कैमरा क्या हो गया? कुछ नहीं सर, तो ऑन करो। सब ठीक ठाक है। इतना बुरा शकल थोड़े है तुम्हारा। शकल का कोई कारण नहीं। ऑन करो। बगल में पापा नहीं ना बैठे हुए हैं? हाँ चलो ठीक है। बाल उल छिला लिया है क्या? नहीं सर, वापस आ चुका है बाल। हाँ तो हम तो अपना हर 2 महीना पे काट ले रहे हैं घर ही पे, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि जो पढ़ा रहा है उसका भी वैसे ही हाल है। चलो हम लोग पीएच के बारे में थोड़ा सा रह गया था, उसको खत्म कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे का अपना करेंगे। ठीक है, पीएच क्या होता है कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय पीएच? पहले फुल फॉर्म ऑफ पीएच बताइए। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो शुद्ध हिंदी में हो गया, मतलब कॉमन लैंग्वेज में हमारा हो गया। एक्चुअल जो मीनिंग बताए थे कि फ्रेंच वर्ड की लैटिन वर्ड है, पीएच का जो फुल फॉर्म है वो कोई बताएगा? किसी को याद नहीं है? एग्जाम अगले सप्ताह में होने वाला है ना, इसीलिए लग रहा है कि फर्स्ट लेसन सब पढ़ने में बिजी है। अगले सप्ताह में भी नहीं, अगले सप्ताह के अगले सप्ताह उम्मीद है। पोटेंट डिहाइड्रोजन, POTENTZDE, और हाइड्रोजन का स्पेलिंग तो पता है लेकिन उसमें लास्ट में ई लगा हुआ है। उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। इसको स्केल बोलते हैं। ये स्केल किस लिए यूज होता है? एनीबॉडी? अभिनव आजकल बोल नहीं रहा है। एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो उसके लिए तो इंडिकेटर ही हम लोग यूज करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पीएच स्केल का क्या जरूरत है? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के सर, लिए। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन हाँ, स्ट्रेंथ है। कोई सॉल्यूशन है आपके पास तो उसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कितना है, या वो एसिडिक है या नहीं, बेसिक है या नहीं, उसको पता करने के लिए। सलोनी का मैसेज आया कि मेरा आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जी आवाज मेरा? रत्नेश, थोड़ा कट कट के आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो थोड़ा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आज तो कुछ ज्यादा ही सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तुम लोग का आवाज हमको एकदम क्लियर मिल रहा है।
तो एसिडिक और बेसिक, पहले तो ये पता करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो वो लोग ये तो हम लोग इंडिकेटर से ही पता कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली में पीएच का यूज है, पीएच स्केल का, टू डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, कि अगर एसिडिक है तो किस हद तक एसिडिक है, हाइयर एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, या माइल्ड एसिडिक है, उस तरह से हाईली बेसिक है या मॉडरेट बेसिक है या माइल्ड बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो वो पता करने के लिए। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, बताए थे? सन्नाटा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बताओ। सोरेनसन। सोरेनसन, वेरी गुड। हाँ, एस सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। इसका लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? स्केल जब भी होगा तो उसका एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। फटाफट बताते जाओ लोग। -7 से +7। नो, और कोई? सर 1 to 14। 0 to 14, नॉट 1 to 14, 0 to 14। 0 से लेकर के 7 के बिलो होगा तो एसिडिक होगा, यानी जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, और 7 न्यूट्रल हो गया, और 7 से ऊपर जितना जाएंगे 14 तक वो बेसिक होगा, यानी 14 इज हाईली बेसिक। अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि हर सॉल्यूशन में, चूंकि एक्वा सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, जब भी सॉल्यूशन की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएच के टर्म में, तो एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है। तो वाटर में हम लोग को पता है कि जो H2O है वो 2 करोस्पॉन्डिंग आयंस में टूटता है, H+ और OH-। तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन हम लोग बनाएं, चाहे वो HCl का हो, NaOH का हो, CaCO3 का हो, Na2CO3 का हो, व्हाटएवर, तो उसमें H+ भी होगा और OH- भी होगा। H+ एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है और OH- बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, यानी कि हर सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। अब जो ज्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा, अगर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा? H+ का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है OH- की तुलना में तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH- का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है H+ के कंपेरिजन में तो सॉल्यूशन बेसिक कहलाएगा। अगर दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल है तब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो अगर H+ के कंसेंट्रेशन से pH कैलकुलेट होता है तो OH- के कंसेंट्रेशन से POH कैलकुलेट होता है। ये हम पिछले सप्ताह में बताए थे आप लोगों को। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, pH + POH फॉर एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 14। क्यों 14? क्योंकि उसके पहले वाले क्लास में आप लोग को बताए होंगे आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। तो KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि ये H+ का हो गया और ये OH- का, ये दोनों मल्टीप्लाई करके हमेशा 10⁻⁻14 होता है। तो जब pH निकालेंगे तो 10⁻, जितना माइनस में होगा उसको निगेटिव लेंगे तो प्लस में आएगा, और POH का भी उसी तरह से निकालेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और POH दोनों का सम 14 है। अब पिछले सप्ताह में आप लोगों को याद होगा कि हम एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट में कि NaOH का एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का, जिसमें कि 0.04 ग्राम NaOH डिजोल्व है। तो pH निकालना है उस सॉल्यूशन का। तो आप में से बहुत सारे लोग फटाफट बताए आंसर की 10⁻³ उसका मोलरिटी है, तो इसलिए उसका pH जो है वो 3 होगा। तो pH 3 होगा तो सोल्यूशन तो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन हम लोग को पता है कि कास्टिक सोडा NaOH जो है वो हाईली बेसिक है, तो सोल्यूशन तो बेसिक होगा ना। तो फिर आंसर में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो गया? क्योंकि उसमें NaOH की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो POH निकला, तो POH 3 आया। अब इस फॉर्मूला में अगर रखेंगे pH + 3 = 14, तो pH आ जाएगा 14 - 3 यानी कि 11। एक बच्चे का 11 आया था।
तो 11 आया मतलब बेसिक हो गया। तो ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, हालांकि 10 के लेवल में आपको ये मिलेगा नहीं। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। और एक और आपका डिफिनीशन pH का बहुत सारे बुक में मिलता है कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन में आल्सो बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। ये हम लोग अभी नहीं बताते इसलिए कि लॉगरिथम जो है मैथ का टर्म है एक्चुअली। तो मैथ में अभी 10th क्लास तक लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन ही नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे या शुरू में पढ़ाते भी थे उस समय 9 क्लास में लॉगरिथम इंट्रोड्यूस होता था, लेकिन अभी लॉगरिथम हटा दिया गया है। तो बच्चों को लॉगरिथम मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग ये डिफिनेशन नहीं देते हैं। सर कोई भी कंपाउंड ब्रेक होगा तो हमेशा अपने आयंस में ब्रेक होगा ना? हाँ, अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो ठीक है। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन वो वीकर आयंस होते हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये एक और चीज है कि pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पे जो pH कैलकुलेट होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। बाकी टेम्परेचर पे अगर pH को कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंस आ सकता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे जो आएगा वही स्टैंडर्ड pH माना जाएगा। यहाँ तक में किसी कोई कंफ्यूजन? अजी बोलो लोग, माइक ऑन रखो लोग। प्रथमेश, ये बता चुके हैं कि pH का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। टूथ डिके हुआ या डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी होने का प्रॉब्लम हुआ या टीथ का एनामेल का गिरने का हुआ, सॉइल के लिए pH का क्या वैल्यू है, ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम लोग बताए थे। जैसे एक और चीज इसमें बताना है कि नेटल प्लांट जो है एक ऐसा फूल जैसा पौधा होता है, उसमें उजला कलर का, जिसको अगर बॉडी में टच कर गया तो खुजली होने लगता है बहुत तेज। हम लोग भोजपुरी में उसको कमाच बोलते हैं, वो रुई जैसा होता है। होली होली में बहुत सारे बच्चे शैतानी करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं। तो जहाँ पे वो नीटल प्लांट आपको ग्रो होता है उसके जस्ट नीचे उसके तलहट्टी में डॉक प्लांट भी ग्रो होता है। तो नीटल प्लांट एसिडिक है, उसको छूने से खुजली होने लगता है, तो उसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी के पास वो डॉग प्लांट मिलेगा। जहाँ भी नीटल प्लांट होगा वहाँ पे आसपास में उसके नीचे में डॉग प्लांट मिलेगा। तो नेचर ने रिमेडी भी साथ ही में दे दिया है, प्रॉब्लम के साथ साथ रिमेडी भी दिया हुआ है। अब हम लोग को इसमें तो ये होमवर्क है, इसको नोट कर लोगे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन भी इसमें कुछ है, मोलरिटी और पीएच निकालने वाला क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये जरूर से बनना चाहिए और इसको सबमिट करना है बना करके, क्योंकि अगले क्लास में जब हम अगले क्लास या कल ही है ना, कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मांगेंगे। बाकी आप बाद में, हाँ बाकी अगर बाद में भी करके दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये जरूर कल कंप्लीट होना चाहिए। अमन राज किस सेक्शन में है? सारे सेक्शन के बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई बताओ अमन राज किस सेक्शन में है, ए, जी, एच या जे? शिवम आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ जी, अमन राज नहीं है किसी सेक्शन में, सेक्शन नहीं लिखा है, इसको इंटर नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग सॉल्ट। एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, अब हम लोग के इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्ट, वो पढ़ना है। तो व्हाट इज सॉल्ट, कोई बताएगा? बोलो प्रथमेश, सॉल्ट क्या है? कोई आवाज नहीं आ रहा है हमको, लग रहा है कि हम Substance formed by the reaction of acid and base. ओके। substance formed due to reaction between an acid and a base or a acidic substance and a basic substance। तो
ये हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी याद होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी अपने कोरोस्पोंडिंग आयन में ब्रेक डाउन होता है, और जो बेस है या बेसिक सब्सटेंस है उसका भी जो कंपाउंड है वो भी अपने कोरोस्पोंडिंग आयन्स में ब्रेक डाउन होता है, और आयन्स का एक्सचेंज होता है। जो आयन्स है यानी पॉजिटिव आयन अगर एक का है दूसरे का पॉजिटिव आयन है, तो दूसरे का निगेटिव आयन पहले वाले के पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ गया, और पहले वाले का निगेटिव आयन दूसरे वाले के पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इज आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एसिड या बेस नहीं भी है, अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस और कोई बेसिक सब्सटेंस है, उसके कॉम्बिनेशन से भी सॉल्ट बनता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड कैसा सब्सटेंस है? मेटल का ऑक्साइड है, कैसा सब्सटेंस होगा? बेसिक। बेसिक, वेरी Basic. गुड। और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये कैसा सब्सटेंस होगा? Acidic. एसिडिक। एसिडिक। अब ये CaO और CO2 आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है CaCO3। तो CaCO3 क्या हुआ? सॉल्ट हो गया, है ना? तो सॉल्ट क्या है? इट इज एन आयनिक कंपाउंड which is made of which has two parts, a cation and a anion। और कैसे बनता है? It is made of a reaction between an acidic substance and a basic substance। अब यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो हम लोग के डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉल्ट्स हैं, उनका आपको नाम दिया हुआ है और उसके पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों का आपको लिखा हुआ है। जैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस हो गया। सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो Na प्लस 2 आयन होगा तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। उसी तरह से आपको अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड का गलत हो गया यहाँ पे, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। अमोनियम एक्चुअली NH4 को बोलते हैं, तो NH4Cl होगा ये टाइपिंग मिस्टेक है। एल्युमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4 इसका फॉर्मूला है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया एल्युमिनियम और निगेटिव पार्ट हो गया सल्फेट। तो इस तरह से सॉल्ट का आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो पॉजिटिव आयन लेंगे उसका वैलेंसी कितना है, और निगेटिव आयन लेंगे उसका सर एक वैलेंसी छोटा कितना सा है। डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जब जानते हैं हम लोग कि जब इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज होगा तब आयन बनता है, तो जब फॉर्मूला लिखते हैं तो सर पहले से ही आयन क्यों लिखते हैं? वो एक्चुअली जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इतना फास्ट होता है कि अब उस स्टेज में आप स्टॉप करके नहीं लिख सकते कि अभी आयन बना फिर ये जुड़ के कंपाउंड बना। जैसे मान लो कि NaOH और HCl का रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक्वस सोल्यूशन बनाए तो Na प्लस और OH माइनस बन गया, और जैसे ही HCl डाले, HCl का सोल्यूशन डाले तो H प्लस और Cl माइनस उसमें ही बना हुआ है। अब वो आपस में एक्सचेंज हुआ, NaCl बन गया। और यहाँ फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग आयन बना नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से आयन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना? यहाँ पे वो बताने का मतलब है कि वो उसमें कौन कौन से आयन से वो मिल के बना है, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स कैसे कैसे बनेंगे? तो पहला तरीका है कि बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब लोग को पता है। दूसरा तरीका है कि मेटल्स और एसिड अगर रिएक्शन करेंगे तब भी सॉल्ट बनेगा। जैसे आप पढ़े होंगे एसिड की प्रॉपर्टी में कि व्हेनेवर ए मेटल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वही है, यहाँ पे मेटल है और ये HCl एसिड हो गया तो MgCl2 और H2 बन गया। उससे से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना दिया। फिर नेक्स्ट है कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी आपको सॉल्ट बनता है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे एसिड के प्रॉपर्टीज में कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स टू गिव ए ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे यहाँ पे कोई मेटल कार्बोनेट हम लोग देखते हैं कि Na2CO3 ले लिए और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na2SO4 H2O और CO2 बन गया। तो ये आपको तीनों जो एग्जांपल है, चाहे वो CaCO3 HCl लिए तो CaCl2 H2O और CO2 बन गया। तो सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब
ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या एक सर? वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब बताओ। कहाँ है सर? नहीं है, देखो दिखाते हैं, दिखा। रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स विथ एसिड, ये दूसरी बार बता रहे हैं ये चीज को, इसलिए पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में भी ये बताया हुआ है। हाँ बोलो बोलो। बबल। बबल्स, सोप का जो फोम होता है ना, उसकी तरह Yes, के जो sir. बबल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफर्वेशन। और चौथा मेथड है मेटल्स विथ एल्केलीज। अगर किसी मेटल या मेटल के ऑक्साइड को, जैसे यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड लिया हुआ है, अगर एल्केलीज के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी सॉल्ट बनता है। हालांकि ये सॉल्ट जो है, ये बाकी सब सॉल्ट की तुलना में थोड़ा प्रॉपर्टी इसका अलग होता है, क्योंकि इसमें दोनों बेसिक पार्ट ही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के मेथड्स में? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब हुआ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो टाइप ऑफ सॉल्ट जो है, आगे बढ़ गया, तीन तरीके से कैटेगराइज होता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल। अगर एसिडिक रेडिकल उसमें कौन सा है, उसके आधार पे वो सॉल्ट का फैमिली, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिंह जी हैं तो चौधरी जी हैं तो पांडे जी हैं तो चौबे जी हैं, तो टाइटल होता है ना। उसी तरह से सॉल्ट में भी टाइटल हो गया। क्लोराइड सॉल्ट, यानी कि मेटेलिक पार्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव पार्ट कुछ भी हो, निगेटिव पार्ट क्लोराइड है, क्लोरीन है। इस तरह से सल्फेट सॉल्ट, तो पॉजिटिव पार्ट कुछ भी हो, निगेटिव पार्ट क्या है, एसिडिक रेडिकल क्या है, सल्फेट है। कार्बोनेट सॉल्ट, तो जो आपको एसिडिक रेडिकल है वो कार्बोनेट है। तो इस तरह से ये मेनली क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, उसके अलावा फॉस्फेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से आपको एसिडिक रेडिकल के बेसिस पे फैमिली हो गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल के आधार पे सोडियम सॉल्ट, यानी कि निगेटिव पार्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, यानी बेसिक रेडिकल जो है वो सोडियम है। तो सोडियम सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे सोडियम सॉल्ट्स हो गए। उस तरह से कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, उसी तरह से मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे, एल्युमिनियम है, जिंक है, मतलब जितने मेटल्स हैं सबका सॉल्ट बनेगा ही लगभग, ऑलमोस्ट सबका। इवन गोल्ड और प्लेटिनम के भी कुछ सॉल्ट्स बनते हैं। तो ये दोनों हो गया। अब मेन है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। वही सॉल्ट है तो वो भी एक कंपाउंड है, अगर उसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका भी पीएच वैल्यू आएगा। तो पीएच वैल्यू के आधार पे जो आपका सॉल्ट है उसको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अगर किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 आता है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। वो बनता कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से। जैसे NaCl है, तो NaCl जनरली हम लोग क्या बोलेंगे NaCl बनाने का मेथड, NaOH प्लस HCl। NaOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, यानी ना उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी डोमिनेंट होगा ना ही बेसिक प्रॉपर्टी डोमिनेंट होगा, तो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल है आपको न्यूट्रल सॉल्ट्स के, ये सब 7th क्लास में हालांकि पढ़ा हुआ चीज है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सारे जो है न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, क्योंकि इनका पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 7 आता है। दूसरा है एसिडिक सॉल्ट, यानी पीएच वैल्यू अगर 7 से कम आ रहा है तो वो सॉल्ट कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। अब नाम से ही पता है कि एसिडिक है, यानी कि एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और बेसिक पार्ट जो है वो वीक होगा। तो इट इज मेड बाय रिएक्शन बिटवीन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब जैसे यहाँ देखो NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जो है वो वीक बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl से Cl आया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करके आपका एसिडिक सॉल्ट बना रहा है। CuSO4 कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, वीक होता है, और हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो उसी तरह से और एग्जांपल है एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये सारे एसिडिक सॉल्ट। और लास्ट है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो जितने ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट हैं, ऑर्गेनिक एसिड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, तो उनके जो सॉल्ट हैं वो सारे के सारे बेसिक सॉल्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर एसिड। उसी तरह से सोडियम के साथ जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट बनता है वो भी बेसिक सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बना? जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना। कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए सॉल्ट हो गया बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट आपको दिख रहा है सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये सारे के सारे बेसिक सॉल्ट्स होंगे। आगे बढ़े। अब हम लोग को अभी टाइम है हम लोग के पास 9 मिनट। तो पहला जो हम लोग को सॉल्ट पढ़ना है, 6 सॉल्ट पढ़ना है। कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा, उसके बाद आपको सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, फिर आपको ब्लीचिंग पाउडर और लास्ट वन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 6 सॉल्ट पढ़ना है। उसमें से किसी एक का आपको एग्जाम में प्रिपरेशन ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है, या प्रॉपर्टीज क्या है उस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है सारे 6 सॉल्ट को। तो सबसे पहला जो सॉल्ट है जिसके रिएक्शन से लगभग बाकी के सारे सॉल्ट्स बनते हैं वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम लोग सब लोग जानते हैं, घर पे यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसका NaCl हो गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा NaCl। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। अब एग्जाम में कभी कभी क्या आता है कि राइट द केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट या कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो कॉमन नेम उसका वॉशिंग सोडा है और केमिकल नेम उसका सोडियम कार्बोनेट है। अब कॉमन नेम की जगह पे केमिकल नेम लिख देंगे और केमिकल नेम की जगह पे कॉमन नेम लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप 10th के स्टूडेंट हैं। इतना प्रिकॉशन आपको कंसेप्ट क्लियर होने से रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे बच्चे क्या है, केमिकल फॉर्मूला लिखने को आता है नेम लिख देते हैं, या नेम लिखने को आया और वो केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वो सारे मिस्टेक्स जैसे हम लोग थोड़ा माइन्यूटली जब चेक करेंगे तो सब काट दिया जाएगा। लीनियंट होकर चेक करेंगे तो चलो उस पर आधा नंबर दे दिए, लेकिन 11th में जाओगे तो बिल्कुल ही क्षम में नहीं है, वो गलत है। अगर नेम की जगह पे फॉर्मूला लिख दिए तो पूरा कट। तो केमिकल फॉर्मूला NaCl, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड और कॉमन नेम तो सब लोग जानते हैं कॉमन सॉल्ट। अब इसको टेबल सॉल्ट और एडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जी टेबल सॉल्ट या एडिबल सॉल्ट? कोई बताएगा? सीने पे यू लिखा हुआ है, उसको पढ़ के नहीं बताना है। खाने में यूज होता है। हाँ, वेरी गुड। एडिबल मतलब कि खाने योग्य। क्योंकि खाना में जो भी हम लोग आपके घर पे हम लोग अपना जो डिश बनाते हैं, सब्जी हो, दाल हो या मैगी हो, सारे में नमक तो यूज करते ही हैं। मतलब मीठा खीर वीर छोड़ के बाकी सब में लगभग नमक यूज करते हैं, और वो नमक सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो इसलिए इसको एडिबल सॉल्ट बोलते हैं। और टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग के बहुत सारे लोग के घर पे होगा या आप फिल्मों में देखते होंगे कि डाइनिंग टेबल कल्चर है। तो डाइनिंग टेबल में बहुत सारे, जैसे हमारे इंडिया में तो है कि नमक उमक मसाला वसाला सब पहले ही से मिक्स होकर सब्जी उब्जी बनता है। आप बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे सब्जी में नमक नहीं डाला रहे होटल में। अब वो जिसको जितना नमक चाहिए ऊपर से ऐड कर लेता है। तो चूंकि वो डाइनिंग टेबल पे नमक रखा रहता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का ही मतलब है कि एकदम टेबल के लिए ही बना हुआ है। तो टेबल सॉल्ट मतलब चूंकि उस पे रख के जनरली यूज के लिए रखा रहता है इसलिए। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग जो नमक यूज करते हैं टेबल सॉल्ट या एडिबल सॉल्ट,
उसमें और कॉमन सॉल्ट जो प्योर सोडियम क्लोराइड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो नमक है वो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं, वो मिक्सचर है, वो प्योर कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है किस चीज का, तो सोडियम क्लोराइड और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन आप लोग को पता होगा, बायोलॉजी में 4th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे साइंस में, कि आयोडीन प्रिवेंट्स ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा नाम का बीमारी होता है। तो आयोडीन हमारे खाने में लगभग मोस्ट ऑफ द जो फूड आइटम्स उसमें नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो नमक जो कि लगभग सब लोग खाते हैं उसमें आयोडीन मिक्स करके और सप्लाई किया जाए, वो पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाने लगा। तो लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, और इसीलिए इस जो आप टाटा का या कोई भी अन्नपूर्णा का या निर्मा जो भी आप ब्रांड नमक का यूज करते हैं उस पर लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज यानी कि उसमें आयोडीन इंक्लूडेड है। तो आयोडीन वो प्योर आयोडीन के फॉर्म में नहीं, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में इंक्लूडेड रहता है। सॉरी बार बार बाहर चला जा रहा है, फिर बार बार आ जा रहा है। टाइम हम लोग के पास अभी 4 मिनट है, चलो ठीक। आयोडाइड सॉल्ट का मतलब समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। अब आते हैं अक्रेंस, यानी कहाँ से ये पाया जाएगा, कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसका सबसे मेन सोर्स है सी वाटर। तो सी वाटर को सैलो पिट्स में, मतलब छिछले गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। वो अपने इकट्ठा हो जाते हैं, उनको इकट्ठा कोई करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। जब वो टाइट्स आते हैं तो उसमें गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद उसको या तो वेपोराइजेशन के थ्रू या फिर इवेपोरेशन के थ्रू वेपोराइज करके वाटर को उसमें से सॉल्ट निकाल लिया जाएगा। अब वो सॉल्ट है प्योर कॉमन सॉल्ट नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे सॉल्ट होंगे, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे सॉल्ट इम्प्योरिटीज के फॉर्म में उसमें होते हैं। अब वहाँ से उस सॉल्ट को ले जाते हैं जो भी फैक्ट्री है, और वहाँ पे उसको प्योरीफाई करता है, यानी कि जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है उसको निकाला जाएगा और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाएगा और आयोडाइड सॉल्ट बना करके पैकिंग करके उसके बाद सप्लाई के लिए भेजा जाता है। दूसरा जो इसका मेन सोर्स है वो है रॉक सॉल्ट। तो बहुत सारे जगहों पे जो रॉक्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के मंडी में, मंडी एक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आपको कुछ रॉक्स पाए जाते हैं जिसमें वो सॉल्ट होता है। मतलब उसको जैसे काला नमक, सेना नमक का नाम सुने हो लोग ना, उसमें भी सोडियम क्लोराइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रॉक सॉल्ट से ऑब्टेन होता है। और इनलैंड लेक्स, कुछ ऐसे झील हैं, लेक्स हैं जिनमें भी सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सांभर लेक राजस्थान में है। तो इस सारे जो सोर्स हैं इनसे कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्या प्रॉपर्टीज है, पहले फिजिकल और तब केमिकल। तो फिजिकल क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग 820 डिग्री सेल्सियस होता है। तुम लोग की सब चला गया है सर। आवाज किसी का आ नहीं रहा है। हाँ हाँ ना सर। कुछ नहीं। चलो, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 820 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। वाटर में किसी भी सॉल्यूशन पे किसी भी टेम्परेचर पे सोल्यूबल होता है। लो टेम्परेचर पे ये डाइहाइड्रेट, यानी कि इसमें NaCl में आपको 2 मॉलिक्यूल वाटर का भी मिक्स हो जाता है कि क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, तो डाइहाइड्रेट बन जाता है। जब इसको हीट करते हैं अगर उस डाइहाइड्रेट को, तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है, मतलब रिलीज होता है, इसलिए क्रैकिंग साउंड, जैसे को जब नमक को गर्म करोगे तो चट चट जैसे आवाज करेगा, चिटाक चिटाक पटाखे जैसे। उसके बाद है कि इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, कोई सॉल्ट जो है अगर एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे आप देखोगे नमक का डब्बा को बरसात में खुला छोड़ दोगे तो नमक गीला गीला हो जाता है, यानी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट नेचर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl का फ्यूम्स बनेगा। फ्यूम्स मतलब होता है जैसे धुआं जैसा, हल्का आपको लगेगा कि नाक में कुछ इंटर कर रहा है। तो NaCl और H2SO4 के रिएक्शन से NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में HCl बनता है। अगर इसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ मिक्स करें
तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, क्योंकि सिल्वर से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा दोनों के बीच में और व्हाइट प्रेसिपिटेट सोडियम सिल्वर क्लोराइड का बनेगा। ये तो हो गया इसका प्रॉपर्टी। और अब आते हैं इसके यूज के बारे में, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो खाने के आइटम्स में यूज होता है, जितने पैक्ड मीट और फिश हैं उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। आइस और कॉमन सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको स्लैट लिखा गया है, सॉल्ट होगा। सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में यूज होता है। कैसे होता है अब कल बताएंगे, क्योंकि टाइम आज नहीं है।